क्या भारत की न्यायपालिका में एक खतरनाक ट्रेंड बनता जा रहा है? क्या विवाद, महाभियोग और फिर रिटायरमेंट अब एक नया एग्जिट मॉडल बन चुका है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव आज यानी 15 अप्रैल को रिटायर हो गए। लेकिन ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं, ये एक बड़े संवैधानिक सवाल का मामला है, क्योंकि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पिछले करीब एक साल से राज्यसभा में लंबित था। 13 दिसंबर 2024 को विपक्ष के 55 सांसदों ने प्रस्ताव दिया। संख्या पूरी थी, आरोप गंभीर थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और अब रिटायरमेंट के साथ ही प्रस्ताव स्वयं ही समाप्त, यानी ना जांच पूरी हुई ना जवाबदेही तय हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या महाभियोग से पहले रिटायरमेंट एक संवैधानिक बचाव बनता जा रहा है? दरअसल विवाद की शुरुआत 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम से हुई, जहां जस्टिस यादव ने कहा था, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों के इच्छा से चलेगा। लेकिन ये जो कटमुल्ले हैं, ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने से परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो बताइए, इनकी भाषा जज की कुर्सी रहने के दौरान एक धर्म के खिलाफ इस तरह रही। इस बयान ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा, यहां तक कहा खेद जता दीजिए, लेकिन जस्टिस यादव ने साफ मना कर दिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी स्पष्ट कहा था, एक सिटिंग जज को अदालत के अंदर और बाहर हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि एक बयान पूरी न्यायपालिका की साख को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद भी संसद में इनका मामला करीब 1-1.5 साल से लटका रहा और अब रिटायर हो गए। अब देखिए, सदन में जस्टिस शेखर यादव की सोच पर महाभियोग के जरिए चाबुक चलना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ। हुआ क्या? जस्टिस यादव के रिटायरमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस आयोजित किया गया। इसमें हाई कोर्ट के सभी जजों के अलावा बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, सदस्य और हाई कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी शामिल हुए। हाई कोर्ट की तरफ से बाकायदा सभी को शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था। जस्टिस यादव का विवादों से ये पहला सामना नहीं था। RSS और BJP की विचारधारा का पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था कि हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान ना पहुंचाएं, चींटियों को भी ना मारें। ये सीख हमारे अंदर समाई हुई है। हमारी संस्कृति में बच्चे वैदिक मंत्र और अहिंसा की सीख के साथ बड़े होते हैं। शायद इसलिए हम दयालु हैं। जब दूसरे पीड़ित होते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन कुछ अलग संस्कृति में छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवरों के वध के बारे में बताया जाता है। इससे उनके अंदर दया का भाव ही नहीं रहता। आप उनसे दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अब जस्टिस शेखर यादव के लिए दूसरी संस्कृति के लोग कौन थे, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप द राजनीति को देखते हैं तो वो दूसरी संस्कृति के लोग जिनका जिक्र शेखर यादव ने किया, उसे समझ गए होंगे। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बगैर जस्टिस शेखर यादव ने कहा था, आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी की मान्यता दी गई। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि हमारा पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कहते हैं हमें 3 तलाक देने और महिलाओं को भरण पोषण ना देने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार काम नहीं करेगा। जस्टिस यादव ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसी चीज नहीं है जिसका VHP, RSS या हिंदू धर्म समर्थन करता हो। देश की टॉप अदालत भी इसके बारे में बात करती है। उन्होंने देश भर में समान नागरिक संहिता की उम्मीद जताते हुए कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में वक्त लगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये साफ हो जाएगा कि तो एक कानून और एक दंडात्मक कानून होना चाहिए। जो लोग धोखा देने या अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, वो लंबे वक्त तक नहीं टिकेंगे। जस्टिस शेखर यादव ने 2021 में गाय को ऑक्सीजन छोड़ने वाला बताया, गोरक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात कही,
एक फैसले में राम कृष्ण गीता को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने का सुझाव दिया। यानी सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि एक पैटर्न का है, और यही पैटर्न हमें जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भी दिखाई देता है। कैश कांड में उनके आवाज से कथित तौर पर जले हुए नोटों के वीडियो सामने आए। 3 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की जांच समिति ने प्रतिकूल रिपोर्ट दी। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने लगी। जस्टिस वर्मा ने 13 पन्नों की चिट्ठी लिखकर खुद को साजिश का शिकार बताया, जांच पर सवाल उठाए और अंत में इस्तीफे का रास्ता चुना। अब मामला अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंचता है, तब एग्जिट क्यों? जस्टिस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा, घटना के समय वो घर पर नहीं थे। जले हुए नोट असली थे या नहीं इसका कोई प्रमाण नहीं, और जांच प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के खिलाफ थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर एक आम नागरिक के घर से नोटों की बोरियां जलती मिलती तो क्या कार्रवाई इतनी धीमी होती? क्या पंचनामा नहीं बनता? क्या एफआईआर नहीं होती? ये मामला सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता का आईना बन गया। और अब जस्टिस शेखर यादव आते हैं। यहाँ आरोप अलग हैं लेकिन परिणाम वही, महाभियोग लंबित और रिटायरमेंट के साथ खत्म। ना संसद फैसला कर पाई, ना न्यायिक जवाबदेही तय हो पाई। दोस्तों, भारत में जजों को हटाने की प्रक्रिया बेहद कठिन है। महाभियोग ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन जब वही प्रक्रिया समय, राजनीति और प्रक्रिया के जाल में फंस जाए तो सवाल उठता है, क्या ये सिस्टम जवाबदेही तय करने के लिए बना है या उसे टालने के लिए? जस्टिस शेखर कुमार यादव का आज फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ सम्मानजनक विदाई हुई। तालियां भी बजी, भाषण भी हुआ, लेकिन असली सवाल कोर्ट रूम से बाहर है। क्या भारत की न्यायपालिका में रिटायरमेंट पहले, जवाबदेही बाद में एक नया ट्रेंड बन रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर संविधान की उस आत्मा का क्या जो कहती है कानून से ऊपर कोई नहीं, यहाँ तक कि जज भी नहीं? तो सवाल अब सीधा सत्ता से है और जवाब भी उसी को देना होगा, क्योंकि महाभियोग कोई न्यायपालिका का नहीं, संसद का औजार है। और संसद में बहुमत किसके पास है ये किसी से छिपा नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी। अगर महाभियोग का प्रस्ताव 1 साल तक राज्यसभा में लंबित रहता है तो ये सिर्फ प्रक्रिया की देरी नहीं, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी दिखाता है। 55 सांसदों ने साइन किए, आरोप गंभीर थे लेकिन कार्रवाई शून्य, और जैसे ही रिटायरमेंट आया पूरा मामला खत्म। तो क्या ये माना जाए कि सत्ता ने समय को ढाल बना लिया? क्या ये एक ऐसा सेफ पैसेज बन चुका है जहां विवाद बढ़े, सवाल उठे और फिर रिटायरमेंट के साथ शब शांत? और अगर यही चलता रहा तो कल को कोई भी जज किसी भी विवाद में घिरकर बस रिटायरमेंट तक का इंतजार करेगा और सिस्टम हाथ पर हाथ धरे देखता रहेगा। सरकार अक्सर न्यू इंडिया की बात करती है, लेकिन क्या इस न्यू इंडिया में जवाबदेही भी नहीं होगी या फिर पुराने तरीके से ही बच निकलने के रास्ते बनाए जाएंगे? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ गलती नहीं होती बल्कि वो खामोशी होती है जो गलती को ढक देती है। आज जस्टिस शेखर यादव रिटायर हो गए, मामला खत्म हो गया, लेकिन सवाल जिंदा है और जवाब भी मांगा जाएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।